लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। पहले तो माफ़ कीजिए, बीच में 3-4 दिन गायब रहा मैं किन्हीं वजहों से। आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अब ये इलेक्शन जो है, बात यहाँ तक पहुँच गई है कि संविधान को बदलने वाला इलेक्शन है, जैसी की बातें सामने आ रही हैं। और ये संविधान को बदलने वाला है या नहीं है, ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जो समाज है और जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, वो ऐसी स्थिति में पहुँच गई है कि बहुत सी चीज़ों का बदलाव बहुत से लोग चाहते हैं और बहुत से लोग नहीं चाहते। इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझिएगा तो अच्छी बात है, कमेंट करिएगा तो ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने जो कहना चाहा वो मैं कह पाया। बात को शुरू करते हैं भारत के आज़ाद होने के थोड़ा सा पहले, ये अब काफ़ी पहले से भी कर सकते हैं। भारत का जो समाज था वो लंबे समय से एक रास्ते पे चल रहा था। उस रास्ते में कुछ लोग जो खास तौर से सवर्ण जातियों के थे और जो सवर्ण जातियों के नहीं भी थे, वो संपन्न तबके के थे, वो मैनेज करते थे। वो एक तरीके से वो प्रभु वर्ग था और बाकी ज़्यादातर लोग काम करते थे, किसानी करते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे। मतलब समाज जो था वो पूरी तरीके से गवर्न था बाई सम पीपुल और उसमें ज़्यादातर लोग काम करते थे। ऐसा समाज था और ये समाज मोटे तौर पर अंग्रेज़ों के आने तक रहा और अंग्रेज़ों के सामने भी रहा। और अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस समाज को बदलने की कोशिश कांग्रेस ने की और इस काम को करने के लिए सबसे पहले उसने ज़मींदारी एबॉलिशन किया, जिससे ज़मींदारी पूरी तरीके से टूट गई। और ज़मींदारी जब टूटी, एक तरीके से आप लोगों के यहाँ पुराने लोग अभी होंगे उनसे पूछिएगा, तो ज़मींदारी एबॉलिशन के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो प्रमुख वर्ग जो समाज को कंट्रोल करता था वो नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। और लेकिन यही कांग्रेस चाहती थी और नए सिरे से चीज़ें बननी शुरू हुई। उसी में संविधान बना। संविधान में ये कोशिश की गई और लिखा भी गया कि सारे वर्ग जो है, जितने भी मतलब जो, क्योंकि जमींदारी एबॉलिशन के बाद और राजाओं के एबॉलिशन के बाद अब एक तरीके से देखा जाए तो सभी कॉमन मैन हो गए, नो डाउट। कुछ के पास पुश्तैनी संपदा थी, ज़्यादातर के पास नहीं थी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली सारे के लोग एक हो गए। और वही कहा भी गया कि संविधान की नज़र में हर आदमी एक समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो कॉमन मैन। उसके बाद इकोनॉमी को नए सिरे से बदलने की कोशिश की गई। उसमें ये हुआ कि हर आदमी के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, ये सारी चीज़ें होती गई। और ये माना गया कि दलितों को चूँकि लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया था, इसलिए उनको जो है वो 10 साल के लिए मात्र रिजर्वेशन दिया गया, जो धीरे धीरे राजनीतिक वजहों से बढ़ता गया। दिया शुरू में केवल 10 साल के लिए थे। मैं स्टोरी को थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। उस दलितों को जब रिजर्वेशन मिला तो बाकी समाज ने उसका कोई बहुत बुरा नहीं माना, ठीक है, उसको मान लिया। उसके बाद कालांतर में मंडल का मंडल आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में चलते जो है वो पहली बार जो पिछड़े थे, मतलब पिछड़ों का मतलब उससे समझ लीजिए जो खेतिहर तबका था, जो अदरवाइज जिसको अछूत भी नहीं कहते थे और जो बहुत ही वो भी नहीं था, बहुत दरिद्र भी नहीं था, संपन्न तबका था, बड़े बड़े उसके पास खेत थे, जैसे यादव थे, कुर्मी थे, सब थे, इनको भी जो था वो 26% रिजर्वेशन दिया गया। इस रिजर्वेशन के साथ ही साथ भारत की जो राजनीति है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया, जिसको हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, कि जब तक ये सोचेंगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद ही अभी केवल उत्तर प्रदेश को ले रहे हैं, उससे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ये चीज़ हुई पूरे हिंदुस्तान भर में अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में। उसके बाद यहाँ पर जो था उसके चलते जो पिछड़ा वर्ग था और जो दलित वर्ग था उसका नेतृत्व हुआ। उसमें आपके मुलायम सिंह आए, अखिलेश यादव आए और मायावती आए। शुरू में जब ये वर्ग उभरा, चाहे आपके मुलायम सिंह यादव का वर्ग उभरा, चाहे नेतृत्व हुआ, चाहे मायावती का आया, तो इस वर्ग ने ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं कि सवर्णों के प्रति बहुत ही मतलब क्या नाम है, एक तरीके से शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया। उसमें भी क्या नाम है, राज्य में भी अपनाया गया। मायावती का तो नारा ही था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। और मुलायम सिंह यादव के ज़माने में भी यादवों की बड़ी तूती बोलती थी, ये सब हुआ। उसके चलते सवर्णों में एक आक्रोश का भाव आया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत हो गया। उसके चलते भारतीय जनता पार्टी, जो सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, वो पावर में आई। और उत्तर प्रदेश में चूंकि ये मंडल का खेल सबसे ज़्यादा हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा ताकत के साथ आई और बाकी जगहों पर भी आई। और उसका नतीजा है कि जो सवर्णों के प्रति जो दलितों और पिछड़ों ने शुरुआती तौर पे जो शत्रुभाव दिखाया, उसके चलते सवर्ण एकजुट लामबंद हुए और लामबंद होने के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। प्लस ये भी एक काम हुआ, ये गलती मायावती ने और मुलायम सिंह यादव ने की। उन्होंने जो दलितों और पिछड़ों में जो उनकी अपनी जातियाँ थी उनको काफ़ी कुछ दिया और जातियों को नहीं दिया। वो जातियाँ भी भाजपा ने अपने साथ लामबंद कर ली।
और उनके साथ उसने केंद्र की सत्ता बनाई। लेकिन यहीं पर एक दूसरा गड़बड़ हो गया, जो होना ही था वो हो ही गया कि बाकी बात। अब जब पार्टियां इस तरीके से जो आप समझ लीजिए कि जो ये मतलब ये जो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार निकली वो राजनीतिक विद्वेष थी, जो विद्वेष सवर्णों में दलितों और भाजपा और पिछड़ों के प्रति था, उस विद्वेष के चलते भाजपा पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पावर में आई और उसने अपना काम शुरू किया। लेकिन यहाँ से एक और गड़बड़ी हो गई, वो गड़बड़ी हो गई तो हो ही गई। नरेंद्र मोदी जो थे वो आ तो गए पावर में, लेकिन वो दूसरे उद्देश्य से पावर में आए। उनका उद्देश्य ये था, ये जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी संघ के हैं, भाजपा के हैं, सब गलत बात है। नरेंद्र मोदी किसी के नहीं है, उनका अपना एजेंडा एकदम अलग चलता है। नरेंद्र मोदी केवल जो थे, चूँकि गुजरात से थे वो, और गुजरात लॉबी को वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए, और गुजरात लॉबी एक तरीके से यहाँ का जो मतलब जो वणिक वर्ग है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो वो जो अपने नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने केवल उसी लॉबी के लिए पहला काम किया। बाकी तो थोड़ा बहुत तो काम उन्होंने राज्य चलाना था तो सबके लिए किया ही, 5 किलो राशन देना, इस तरीके के काम किए। और पूरी कोशिश की उन्होंने कि जो वो लॉबी है जिसको वो रिप्रेजेंट करते थे, अडानी अंबानी एंड कंपनी, इस तरीके की जो लॉबी थी, उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचाना शुरू किया। जैसा कि सुनने में आता है कि 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज उन्होंने माफ़ कर दिए और ये सब सारी बातें की। और बाद में उन्होंने तमाम ऐसे काम किए, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल जो था वो कांग्रेस जो ले आई थी, जिसमें ये था कि आप किसानों की ज़मीन नहीं ले सकते हैं, उसको भी बदल दिया उन्होंने। ये सब सारी बातें की। उनका कुल उद्देश्य जो था वो न सवर्णों को लाभ पहुंचाना था, न बैकवर्ड्स को लाभ पहुंचाना था, न दलितों को लाभ पहुंचाना था। उनका कुल उद्देश्य जो था वो अपने कुछ उन लोगों को लाभ पहुंचाना था जिनकी मदद से वो पावर में आए। और ये बिल्कुल जानी बूझी बात है कि अडानी अंबानी और जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी, उसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैसा पानी तरीके से बहा दिया। इस बात को समझा, ये काम हुआ। उसके चलते हुआ ये कि जब भारत, दिक्कत ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की आबादी जो है बहुसंख्या आबादी, अभी भी गरीब है, थोड़ी सी आबादी अमीर है। उस अमीर आबादी के लिए जब आप उसके कल्याण के लिए काम करेंगे तो जाहिर सी बात है गरीबों का आप और पेट काटेंगे। वही नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ, न नौकरियाँ रह गई, न रोजगार रह गया, न सारी बातें रह गई और बुरी हालत हो गई। उधर दूसरी तरफ जो आपका ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी थी, उसके पास पैसा बढ़ने लगा। लोग बता रहे हैं कि वो जो करीब जो पूरा का पूरा वो जो 2% लोगों के पास करीब पूरा 80% जो है वो पैसा भारत का या GDP का ऐसा है। अब ऐसे में दिक्कत ये बताइए, ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन जो है आप समझ लीजिए, जो मैंने कहा कि संविधान बदलने की बात है। अब आप लोग एक बार और करिए कि जो ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक बार मैं ऐसे बैठा हुआ था दुकान पर, तो कुछ वहाँ पर सवर्ण बैठे हुए थे और 3-4 पंडित थे, 3-4 क्षत्रिय थे। तो हमने कहा भाई आप लोगों के लिए भी तो कुछ नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तो बैठी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, वो हमें भी लग रहा है, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं पैसा, हम इस बेरोजगारी से सब निपट लेंगे। लेकिन अब हम ये नहीं चाहते कि कोई यादव और कोई क्या नाम है दलित जो है इस उद्योगी के दोबारा बैठे। तो अभी मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, इस मानसिकता से ये सरकार जो है चली है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जो अमूमन लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी गलत बोलते हैं, नरेंद्र मोदी ऐसी बात करते हैं, या जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो सोना लोगों को दे देगी, वो गलत बोलते हैं। ऐसा नहीं है, वो गलत कतई नहीं बोलते। तो वो वही बोलते हैं जो उस सेक्शन को पसंद आता है। इस तरीके की भाषा उस सेक्शन को आजकल पसंद आ रही है और वो इसीलिए नरेंद्र मोदी वोट दे रही है। पूरा सवर्ण तबका एकजुट है नरेंद्र मोदी के प्रति, ये बात मान लीजिए आप। लेकिन अब दिक्कत यह है, जो अपने राहुल गांधी ने बात कही, राहुल गांधी ने फिर से संविधान की उसी बैक धारा पर चले हैं कि हम सबको देंगे जिसको जितनी ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है, चूँकि सारे लोग भारत में रह रहे हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, इसलिए सबके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। नक्शल में राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। ये कुल मिलाकर के स्थिति है इस समय भारत की। जो राज्य व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, वो एक तरीके से फूट पर इस समय फंसी हुई है। और इस फूट में जो फूट सब लोगों के अंदर है, उस फूट को ये नहीं देख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर बैठा हुआ है जिसको कॉमन मैन से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो। उसको मतलब केवल उस तबके से है जो भारत का, जिसके पास अधिकांश पैसा है, और उस पैसे की मदद से वो क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी को सत्ता में लगाएंगे। अब इस और जाहिर सी बात है, जो संविधान बदलने की बात है, उसमें ये भी अगर कोई, अब ये बात इस हद तक सही है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सही बात है कि अगर संविधान बदल गया
और इसी जिस जंक्शन के साथ अभी हम लोग खड़े हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर वापस आ जाता है पावर में और मतलब जो हालतें की हैं इन्होंने जो संस्थाओं के साथ जो हरकतें की है, अगर उसके बाद ये रह जाते हैं और चुनाव को पूरी तरीके से परचेज कर लेते हैं या बेदखल कर देते हैं चुनाव को, तो जाहिर सी बात है वही मामला पुतिन और क्या नाम है उनका जैसा हो जाएगा। तो चुनाव भी होंगे लेकिन हमेशा आएंगे ये लोग। अभी इसको आपको समझना है, ये एक ऐसा जंक्शन है इस समय हिंदुस्तान के व्यवस्था में, जब चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़े हो, उनको ठंडे दिमाग से उनके बुजुर्गों को ये सोचना चाहिए कि हमको आगे बढ़ने के लिए हमको जो पारस्परिक विद्वेष मिला हुआ उससे अलग हटके हमको सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। बाकी देखिए चुनाव तो अपने रास्ते जाएगा ही, देश बहुत बड़ा है, उसको अपने काबू में करने की इच्छाएं बहुत लोगों ने की लेकिन नहीं कर पाए, औरंगजेब से लेकर के और तमाम लोग थे। लेकिन बहरहाल जो स्थिति है वो स्थिति इस समय सचमुच बहुत गड़बड़ है और उसमें जब जनता ठंडे दिमाग से सोच के वोट डालेगी तभी भारतवर्ष का कल्याण है, वरना तो जो है वो सामने आएगा। ठीक है, अभी अब अगर आपको ये बात मेरी समझ में आई है तो इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं जो समझ में आए मैं जो कहना चाहता था कह पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।